वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड बताया। फिर बैकग्राउंड के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो गई तो इसके बाद उसके नामकरण को बताया कि नामकरण क्या हुआ। फिर उसी नामकरण में से इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, एक नाम था कांस्ययुगीन सभ्यता। तो विश्व में अनेक कांस्ययुगीन सभ्यताएं थीं, जिसमें सबसे ज़्यादा कनेक्शन मेसोपोटामिया सभ्यता से था, तो इसलिए मैंने मेसोपोटामिया सभ्यता को बताया। फिर इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की तुलना बताया। फिर उसके आगे मैंने भौगोलिक विस्तार बताया। ऐसे धीरे धीरे घटनाएं लिंक होती चली जा रही हैं और आपको मैं सारी चीज़ें धीरे 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 आपको कंसेप्ट क्लियर करता जा रहा हूँ। तो उसी क्रम में हम आज सिंधु घाटी सभ्यता का नगर संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ा सा शुरू करते हैं कैसे था। तो मैं एक यहाँ पे इंडिया का ये मैप बनाया हूँ, इंडिया का मैप। और इसी मैप में धीरे धीरे ये है सिंधु नदी घाटी। ये क्या है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल, सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे मिले। फिर ऐसे धीरे 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 स्थल खुदाई होती रही, स्थल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर भारत में, फिर पाकिस्तान में, फिर धीरे धीरे ये अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में दो स्थल हमको मिले थे, एक मुंडी गाक, एक सरतुग हुई। तो ऐसे हम धीरे धीरे तीन देशों में यह सभ्यता फैल गई, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो और इन्हीं इन्हीं फैले हुए तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक नगर पाए गए, छोटे छोटे अनेक नगर पाए गए। और जो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरे तीन देशों में सभ्यता फैली थी। तो अब इन इन फैले हुए सभी तीन देशों में जो नगर पाए गए थे सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में, तमाम नगर पाए गए थे, तमाम नगर। तो अब इन तमाम नगरों में इन्हीं नगर के बारे में हमको पढ़ना है। ये जो तमाम नगर पाए गए थे, तो इनका स्ट्रक्चर क्या था, इनकी प्लानिंग क्या थी, इन्हीं के बारे में हम पढ़ना है। अच्छा, नगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नगरों के अंदर जो मकान की संरचना है, जो नगर के अंदर, पहले नगर की संरचना पढ़ेंगे कि नगर का प्लानिंग क्या थी, सड़कें क्या थी, क्या स्थिति थी। फिर जब नगर की संरचना पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नगरों के अंदर मकान की संरचना को पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताइए कि क्या कोई ऐसा नगर आज है भारत में कि जहाँ पे गलियाँ नहीं हो, सकरी गलियाँ नहीं हो, या सकरे रोड नहीं हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, एक दूसरे सड़कें जो है एक दूसरे के समकोण पर काटती हों, और सफाई की बहुत उच्चतम व्यवस्था हो, ऐसा कोई नगर है भारत में? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी शायद ऐसा नगर नहीं है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से हजारों साल पहले में, आज 8 से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर बने थे, उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो नगर संरचना थी, उनके जो सड़कें चौड़ी चौड़ी थी जो समकोण पर काटती थी, जो सफाई की व्यवस्था थी, वो आज आज से लगभग आज से हजारों वर्ष पहले उतनी व्यवस्था आज तक नहीं है। इतने बड़े प्लांट थे, इतने बड़े प्लांट शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो उन्हीं नगरों के बारे में हम जानेंगे कि उन नगरों की प्लानिंग क्या थी, किस हिसाब से नगर बसाए गए थे, उस नगरों में सड़कों की क्या स्थिति थी, अंदर मकान की क्या स्थिति थी, क्या सिविल इंजीनियरिंग थी। सोचिए कि 1000 साल पहले सिविल इंजीनियरिंग रही होगी कि जो आज 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 के युग को भी वो हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नगर थे फेल कर दे रहे हैं। तो समझिए कितनी बड़ी सभ्यता थी। तो आइए हम नगर के बारे में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर प्राप्त हुए हैं उनके बारे में शुरू करते हैं पढ़ना।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना तथा नगर के भीतर मकान की संरचना। तो वही कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, 3 देशों में फैली थी और इन्हीं 3 देशों में तमाम नगर पाए गए। और तमाम नगर, ये सोचिए कि तमाम नगर लगभग एक समान नगर थे, ज्यादातर नगर एक समान संरचना, एक समान प्लान से बनाए बैठाए गए थे। तो इन्हीं नगरों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसके नगर की संरचना के बारे में जानेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर योजना मैंने लिखा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सड़क, रोड्स मैंने लिखा है। तो रोड्स क्या था, रोड्स का मैंने ये बनाया है, ये देखिए ये सड़क है, ये इधर से जा रही है। तो ये देखिए ऐसे सड़क एक है और एक ऐसे सड़क है। तो क्या हुआ, 90 डिग्री बना कि नहीं? तो क्या हुआ, ये समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। ये किस समय की हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर की सड़कों की स्थिति ये थी कि चौड़ी चौड़ी सड़कें सड़कें थीं, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं और सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थीं। और ये जो छोटे छोटे मैंने दिखाई, ये मकान है, नगर के अंदर जो मकान थे ये हैं। तो किनारे किनारे मकान थे और चौड़ी चौड़ी ये सड़कें थी। ये देखिए चौराहा टाइप एक तरह से मान लीजिए हो गया। तो इतनी बड़ी सड़कें चौड़ी, फिर उसके बाद वो भी समकोण पे काटती हुई। तो इन सड़कों को क्या हम लोग कहते हैं, समकोण पर काटती सड़कों को कहते हैं चेस बोर्ड टाइप। चेस बोर्ड आपने देखा होगा, चेस बोर्ड ऐसे करके रहता है, ऐसे करके चेस बोर्ड जो है, चेस बोर्ड, ये देखिए चेस बोर्ड टाइप, ऐसे चेस बोर्ड रहता है ना, ये देखिए ऐसे चेस बोर्ड रहता है, ऐसे ही सड़कें थी। और इनको ग्रिड सिस्टम, चेस बोर्ड कहें या इसको ग्रिड सिस्टम भी कहें, दोनों एक ही बात है। तो सड़कें क्या थी, समकोण पर काटती थी और चेस बोर्ड टाइप प्लानिंग थी। ये चेस बोर्ड टाइप प्लानिंग, चेस बोर्ड टाइप प्लानिंग थी। और ये जो किनारे किनारे ये क्या थे, उनके नगर के अंदर मकान की संरचना थी। और लगभग सारे नगर, साधारणतः सारे नगर एक ही प्लान से बसाए गए थे। कुछ नगर थोड़ा बहुत भिन्न है, लगभग सारे नगर। तो क्या वो मॉनिटरिंग रही होगी, क्या वो सिविल इंजीनियरिंग रही होगी? अब इसमें देखिए नाली, तो जो ये मकानों से जो ये नालियां निकलती थी, जो मुख्य नाली थी, उस नालियों में जाके मिली थी। आज की स्थिति देखेंगे, कहीं नाला खुला है, कहीं सीवर खुला है। उस समय हजारों साल पहले नालियों की स्थिति ये थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर पाए गए, नगर का विभाजन, जो नगर पाए गए, साधारणतः सभी नगर, जो मतलब ज्यादातर नगर दो भागों में विभाजित विभाजित थे, दो भागों में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में तमाम नगर पाए गए, लेकिन ज्यादातर नगर दो भागों में विभाजित थे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक को कहते थे ये पश्चिमी भाग, दूसरे को कहते थे पूर्वी भाग। ये आपका पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग क्या, देखिए मैंने ये पश्चिमी भाग ऊपर बनाया है, पूर्वी भाग नीचे बनाया है। तो पश्चिमी भाग बस थोड़ा सा पूर्वी भाग से ऊपर था, अब पूर्वी भाग थोड़ा सा नीचे था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर था। और ये पश्चिमी भाग जो था दुर्गीकृत था, मतलब चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था, ये पश्चिमी भाग चारों तरफ। तो अब एक चीज बताइए कि ये ऊपर बना था तो इसका क्या कारण था, इस पूर्वी भाग से थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा ऊपर भी था और बाउंड्री वॉल से घिरा भी था। तो इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? मैंने अनुमान इसलिए कहा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा तत्व से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं, लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए सारी चीजों को आज हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, स्पष्ट रूप से कोई चीज हम लोग नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से थोड़ा सा ऊपर था और पश्चिमी भाग बाउंड्री वॉल से घिरा था। तो इससे क्या हम आशा लगाते थे, इससे क्या आशा लगा सकते हैं? इससे यही आशा लगा सकते हैं, आज के युग में कोई मकान थोड़ा सा अगर ऊंचा है, दूसरा मकान थोड़ा सा, तो हम क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं? ये इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं कि कभी मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो जब मकान ऊंचा रहेगा तो उससे सुरक्षा से संबंधित, और सुरक्षा भी यहाँ देखिए, ये जो बाउंड्री वॉल थी ये भी सुरक्षा संबंधित है, ये जो इसकी ऊंचाई है ये भी सुरक्षा संबंधित है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर थे वो दो भागों में थे, या एक भाग थोड़ा सा दूसरे भाग से, जो पश्चिमी नगर था थोड़ा सा ऊंचा था और वो फोर्टिफाइड था, दुर्गीकृत था। अच्छा, इस दुर्गीकृत से एक लोग और अनुमान लगाते हैं, जैसे आप दिल्ली में देखोगे एक 10 जनपद करके स्थान है, वहाँ पे शासक लोग रहते हैं। दिल्ली में 10 जनपद करके एक स्थान है, वहाँ पे शासक लोग रहते हैं। तो उसी उसी तरह से इसको हम 10 जनपद की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जब दुर्ग और किले से, दुर्ग और किला मतलब वही बाउंड्री वाल से जब ये घिरा था, तो जब बाउंड्री वाल से कोई चीज घिरा है तो इसका मतलब कोई उसमें रहता था। तो कौन रहता था? वही शासक लोग रहते थे। इसको दुर्ग या किला भी कहते हैं। इसमें शासक लोग रहते थे, मैं लिखा भी हूँ। पश्चिमी भाग में शासक लोग रहते। ये कैसे हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें शासक लोग रहते थे? ये रक्षा प्राचीर से घिरा था, इसको रक्षा प्राचीर कहते हैं। जो बाउंड्री वाल आज के कहे हम लोग कहते हैं, वो रक्षा प्राचीर कहा जाता था। और यहाँ पे मैंने लिखा 10 जनपद। इसको 10 जनपद इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें शासक वर्ग रहते थे। शासक वर्ग आप आज भी देखते होंगे, शासक वर्ग हमेशा वीआईपी स्थान पे रहते हैं, जहाँ पे सड़कें अच्छी अच्छी रहती हैं, नालियों की अच्छी व्यवस्था रहती है, लाइट की व्यवस्था रहती है। तो वही अनुमान हम उस समय सोचिए, आज के शासन में वो चीज़ नहीं हो पा रही है, लेकिन उस समय सोचिए कि हजारों साल पहले कितना कितनी मॉनिटरिंग हुई होगी, कितना सेंट्रलाइजेशन हुआ होगा कि लगभग सारे नगर एक ही टाइप के थे। कुछ नगर मतलब ज्यादातर नगर एकदम एक ही टाइप के प्लांट थे, कुछ नगर थोड़ा बहुत भिन्न है। तो नगर दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। ये क्या क्या था मैंने बताया। और बाढ़ से, बाढ़ आक्रमण, अच्छा रक्षा प्राचीर का एक और काम था कि रक्षा प्राचीर से तो बाढ़ बाढ़ से आप जैसे ऊंचा था तो बाढ़ से, लेकिन जो बाउंड्री बाउंड्री बनी थी उससे एक अनुमान और लगाया जाता है कि जो बाह्य आक्रमण होगा तो जो बाउंड्री जब बनी रहेगी तो आदमी सेफ रहेगा, इसलिए रक्षा प्राचीर बनाई गई थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग थे। अब ये कैसे हम इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं कि बहुत शांतिप्रिय थे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं, वहाँ से ऐसा कोई युद्ध के उपकरण या युद्ध के हथियार, ऐसा कुछ हथियार या उपकरण नहीं मिले हैं। इसलिए हम ड्रा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांतिप्रिय थे। तो इस रक्षा प्राचीर का क्या क्या मतलब है? इस रक्षा प्राचीर का मतलब, इसको हम दुर्ग किला कहते हैं, और जो बाह्य आक्रमण से रक्षा प्राचीर हमें बचाएगी। पश्चिमी नगर थोड़ा ऊंचा इसलिए था कि बाह्य और आदि आक्रमण से बचा रहे हैं। अब पूर्वी भाग के बारे में, अच्छा पश्चिमी भाग तो ये था, पूर्वी भाग के बाद पूर्वी भाग क्या था? पश्चिमी से थोड़ा सा नीचे था। तो यहाँ अनुमान लगाया जाता, इसमें कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी, मतलब कोई बाउंड्री वाल नहीं था, कोई दुर्गीकृत नहीं था। तो अनुमान लगाया था यहाँ की सामान्य जनता, आम जनता रहती है। यहाँ पे पूर्वी भाग में आम जनता रहती है। ये तो हो गए आपके आईबीसी की नगर योजना। ये मैंने आपको बता दिया है कि सड़कें समकोण पर काटती थी, चेसबोर्ड टाइप प्लानिंग थी, ग्रिड सिस्टम था, नगर विभाजन दो भागों में था, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, ज्यादातर नगर दुए भाग में थे। फिर शासक लोग रहते थे, बाढ़ बाय आक्रमण से रक्षा प्राचीर बनाया गया था, पूर्वी भाग में आम जनता रहती थी। लेकिन इन सब से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये जो मैं अब तक बताया हूँ, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और स्टूडेंट इन्हीं को दिन रात रटते रहते हैं और एग्जाम में जाते हैं टाइम टाइम फेस हो जाते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे। ये जानने के लिए तो जरूरी है, इसको नहीं जानेंगे तो आगे आगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अपवादों से, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अपवादों से। तो अपवाद में, अब मैंने यहाँ पे लिखा है अपवाद। अपवादों में पश्चिमी, यहाँ पे मैंने, अच्छा क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? अपवादों से। तो अपवाद में आखिर में अपवाद कैसे, यानी कि अपवाद हम कैसे अनुमान लगाएंगे? ये जो नगर योजना मैंने बताया कि सड़कें ऐसी थी, इन सब से थोड़ा सा कुछ ऐसे नगर थे कि इन सब से थोड़ा सा अलग थे, जो कुछ ही थे
तो क्वेश्चन उन्हीं से बार बार पूछे जाते हैं। क्यों बार बार पूछे जाते हैं? क्योंकि वो अपवाद हैं, वो कुछ ही नगर पाए गए हैं, तो इसलिए मैंने अपवाद का लिख दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अपवाद वाला। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको अपवादों से ही पूछे जाएंगे। तो आप ये अपवाद को देख लेते हैं। कालीबंगा एक स्थान है, अब इसको हम लिख देते हैं के एल सी डी। ये क्या हो गया? के एल सी डी, यही है आपका अपवाद। अब आपको ऐसे याद कर लेना है, क्या है नगर योजना के अपवाद? के एल सी डी। के से कालीबंगा, तो कालीबंगा में क्या था? पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों भागों में रक्षा प्राचीर थी। कालीबंगा में क्या था? पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों भागों में रक्षा प्राचीर थी। यानी कि यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि ज्यादातर नगर जो थे दो भागों में विभाजित थे, लेकिन केवल इसमें एक ही में रक्षा प्राचीर थी। तो इसमें क्या है? कालीबंगा में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों भागों में रक्षा प्राचीर थी, फोर्टिफाइड था, दोनों भाग फोर्टिफाइड था, दोनों भाग में रक्षा प्राचीर थी। फिर लोथल यल, इसमें पश्चिमी पूर्वी विभाजन ही नहीं था। तो ये पश्चिमी पूर्वी विभाजन, पूरा का पूरा नगर एक ही था, और ये क्या था? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। नगर नगर केवल एक ही था, उसमें दो भाग नहीं थे, और वो एक ही भाग को पूरा रक्षा प्राचीर से विभाजित कर दिया, रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया था। चनहुदड़ो एकमात्र दुर्गीकृत नहीं। तो चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल है जो बिना फोर्टिफाइड है, इसका दुर्गीकृत नहीं है, यानी कि ये बिना बाउंड्री वाल का है चनहुदड़ो। ये आपका शीर्ष चनहुदड़ो। और धौलावीरा एकमात्र 3 भागों में। तो मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर नगर जो है दो ही भागों में थे, विभाजित थे 2 भाग में, यहाँ पे मैंने बताया। लेकिन धौलावीरा क्या था? 3 भागों में विभाजित था। इसके बारे में इन सभी भाग में आपको डिटेल बताऊंगा, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कब कब, कि कालीबंगा क्या है, लोथल क्या है, सारे बारे में डिटेल बताऊंगा। लेकिन धौलावीरा एकमात्र 3 भागों में। तो अपवाद क्या है? के एल सी डी, आराम से याद कर लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो और धौलावीरा, ये अपवाद आपके के एल सी डी हैं। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको अभी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर योजना के बारे में बताया। और नगर योजना में क्या क्या मैंने बताया कि किससे क्वेश्चन आते हैं और किससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्टूडेंट अपना ज़्यादातर एनर्जी इसी पे खर्च करते हैं कि भैया सड़कों पर काटती थी, चेसबोर्ड टाइप प्लानिंग थी, तमाम चीज़ें याद कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आता है अपवादों से, तो मामला वहीं फंस जाता है। इसलिए आपको अपवाद पे पूरा जोर लगाना है। वो अपवाद में भी इन दोनों पे सबसे ज़्यादा, ये 90% इंपॉर्टेंट है, चनहुदड़ो और धौलावीरा। चनहुदड़ो क्या था? एकमात्र दुर्गीकृत नहीं, मतलब ये बिना बाउंड्री वाल के था, ये दुर्गीकृत था ही नहीं। अब मैंने क्या बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्यादातर नगर का जो पश्चिमी भाग था वो क्या था? दुर्गीकृत था। ये दुर्गीकृत है ही नहीं, तो ये किस में चला गया? अपवाद। और अपवाद का मैंने एक आपको निमोनिक्स बना दिया, के एल सी डी। के एल सी डी, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, धौलावीरा, ऐसे आप याद करिए, एकदम आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए, अब तो मैंने आपको अभी नगर के बारे में बताया। भाई नगर था तो नगर के अंदर छोटे छोटे मकान भी तो रहे होंगे, तो उन मकान की संरचना क्या थी? तो आइए, मैं मकान की संरचना इधर लिखा हूँ। तो मकान में, जैसे मकान के बीच में आंगन था, आईबीसी के नगर के भीतर मकान की संरचना, बीच में आंगन था। जब कोई मकान बना है, अगर बीच में आंगन है, तो उससे हम क्या इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे? उससे हम यही इन्फ्लुएंस ड्रा करेंगे कि साइड साइड में क्या होंगे? कमरे रहे होंगे, रूम रहे होंगे। तो किनारे किनारे क्या थे? कमरे थे। इसके बाद सीढ़ियाँ मिली हैं। तो सीढ़ियाँ मिलने का मतलब क्या है? भाई किसी मकान में सीढ़ी क्यों बनाई जाती है?
ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती, यानी कि मकान क्या था, 2 तल के 3 तल के ऐसे प्रकार के मकान रहे होंगे, तभी तो सीढ़ियां बनाई गई। तो यानी कि मकान कैसे रहे होंगे, 2 तल्ले 3 तल्ले रहे होंगे। खिड़की दरवाजे गलियों की तरफ, तो मकान के जितने भी खिड़की दरवाजे थे हमेशा गलियों की तरफ खुलते। ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर के अंदर मकान थे, ज्यादातर मकानों के जो खिड़की दरवाजे थे गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन भैया उनसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है अपवाद से। अपवाद है लोथल। इसका जो है, इस लोथल में जो मकान मिले हैं, इन मकान के जो खिड़की दरवाजे हैं वो मेन रोड की तरफ यानी कि सड़कों की तरफ खुले हैं, सड़कों की तरफ उनके खिड़की दरवाजे थे, इसलिए क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगला है पकी ईंटें अपवाद कालीबंगा। तो अब ये देखिए, जैसे सभी जगह लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर मकानों में क्या मिला है, पकी ईंटें मिली हैं। लेकिन जहाँ से कच्ची ईंटें मिलेंगी वहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वो अपवाद में है। तो ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर जो नगर के अंदर मकान थे वहाँ पक्की ईंटें का ही प्रयोग किया गया है। लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ये आता है अपवाद में। इसलिए इसको आपको, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये फिर ईंटें आयताकार थीं, उनका अनुपात 4:2:1 था, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो अनुपात था वो 4:2:1 का था। और इसका अपवाद क्या है, जैसे आयताकार ईंटें थी ना, आयताकार ईंट का मतलब क्या, ये आयताकार ईंट मैंने लिख दिया कि मतलब जो मकान में ईंटें मिली थी ज्यादातर मकानों में, मतलब लगभग लगभग सभी मकानों में जो ईंटें मिली थी वो आयताकार आयताकार थी। लेकिन चनूदड़ों में कैसी थी, बकराकार ईंटें हैं। कैसी हैं, बकराकार। और इनको भी आप देखिए, ये जो यहाँ के जो अपवाद हैं, ये देखिए कालीबंगा यानी कि के, फिर इसके बाद आपका लोथल यानी कि यल, फिर इसके बाद चनूदड़ यानी कि सी डी, यानी कि जो मकान के भी अपवाद हैं वो भी के एल सी डी हैं, कालीबंगा, लोथल, चनूदड़ो, धौलावीरा। तो चाहे जैसे यहाँ पे अपवाद के एल सी डी थे वैसे यहाँ के भी अपवाद के एल सी डी हैं, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। बस दिमाग में रखिएगा के एल सी डी, कालीबंगा, लोथल, चनूदड़ो। और यहाँ पे भी दिमाग में के एल सी डी रखिएगा, कालीबंगा, लोथल, चनूदड़ो और धौलावीरा। यहाँ पे जो मिली है ये ये कालीबंगा में जो ईंटें मिली हैं, तो कालीबंगा का, ठीक, कच्ची ईंटें, इससे याद कर लीजिए, कच्ची ईंटें, कालीबंगा कच्ची ईंटें, कालीबंगा कच्ची ईंटें, ऐसे बना लीजिए, कालीबंगा कच्ची ईंटें। अपवाद ये चनूदड़ो, वक्राकार ईंटें, चनूदड़ो, चनूदड़ो का अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सी से स्टार्ट होगा, और सी से कर्व भी होता है, कर्व माने वक्र, यानी कि चनूदड़ो कर्व, ऐसे जैसे चनूदड़ो को लिखेंगे तो सी से स्टार्ट होगा, और सी से कर्व भी होता है। और कर्व माने क्या होता है, वक्राकार, यानी कि सी फार चनूदड़ो, सी फार कर्व। तो चनूदड़ो में कर्व अपना याद किए रहिए, ऐसे आपको याद रहेगा। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर योजना थी, तथा उस नगर के भीतर मकान की संरचना कैसी थी ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो मैं पुनः उसका आपको जवाब दूंगा। एक बार थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए क्या है, नगर योजना है आपकी आईबीसी की नगर योजना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर नगर क्या थे, 2 भागों में विभाजित थे। मतलब जितने नगर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 भागों में विभाजित थे, ठीक, एकदम दिमाग में रख लिए, एक पश्चिमी एक पूर्वी। और पश्चिमी भाग ऐसा ये सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अपवाद में अगर आप जाएंगे तो कालीबंगा में जाइए, देखिए पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में रक्षा दोनों में रक्षा प्राचीर, यहाँ पे क्या था, केवल पश्चिमी में रक्षा। ये बस आपको ये अपवाद ही ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इसको बिना समझे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपवाद है, इसमें भी। अब दोनों का अपवाद देखिए, के एल सी डी, के एल सी डी,
दोनों का अपवाद याद कर लीजिए। कालीबंगा, यहाँ भी कालीबंगा, लोथल, चनोदड़ो, धौलावीरा। और ये कालीबंगा का कच्ची ईंटें, क से कालीबंगा, क से कच्ची ईंटें, क से कालीबंगा, क से कच्ची ईंटें, ऐसे याद कर लीजिए। चनोदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली है। आयताकार ईंट क्या मिली है? जितने भी मकान थे सभी मकानों में लगभग क्या थी? आयताकार ईंटें थी। लेकिन चनोदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली हैं। इसको कैसे याद करेंगे? सी फॉर चनोदड़ो, सी फॉर कर्व, ऐसे याद कर लीजिए। कर्व माने वक्राकार होता है, तो सी फॉर चनोदड़ो, सी फॉर कर्व। अब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना भी, उसके अंदर मकान की संरचना को बता दिए। अब आगे आपको मैं स्थलों के बारे में बताऊंगा। स्थलों के एक एक स्थल में उठाऊंगा और सभी स्थलों को डिफाइन करूंगा। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।